आज 9 मार्च 2026 है और इस विस्तृत विश्लेषण यानी हमारी इस विशेष गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो सीधे तौर पर यूनिट 6 से लिए गए हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल फाउंडेशन और सीजनल सिस्टम्स, और साथ ही ग्लोबल मॉड्यूलेटर्स भी। हाँ वो भी। तो आज का विषय है कृषि मौसम विज्ञान के तहत भारतीय मॉनसून प्रणाली। जी। देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जटिल वैज्ञानिक आंकड़े हैं, हवाओं की दिशाएं और भारी भरकम भौगोलिक तथ्य भी तो हैं। सही कहा, जिन्हें रटना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है, इन जटिल मौसम विज्ञान के आंकड़ों और तथ्यों को डिकोड करना, ताकि बिना किसी बोझिल एहसास के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु आसानी से याद हो सके। बिल्कुल, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये पूरी मानसून प्रणाली काम कैसे करती है और परीक्षा के लिए इसमें से क्या-क्या निकालना सबसे जरूरी है। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन आधार है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो हम पाएंगे कि मानसून को सिर्फ आसमान से गिरते हुए पानी के रूप में देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये सिर्फ बारिश नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा का पूरा जटिल वैज्ञानिक तंत्र है, एक विशाल हाइड्रोलॉजिकल मशीन है। इस मशीन में स्थानीय हवाओं की दिशा से लेकर दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद महासागरों के तापमान तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। और बीपीएससी जैसी परीक्षा में सीधे तौर पर इसी वैज्ञानिक समझ का परीक्षण होता है। सही कहा। रटने के बजाय अगर हम इस मशीन के पुर्जों की कार्यप्रणाली को समझ लें तो सवाल कैसा भी आए जवाब देना आसान हो जाता है। तो चलिए इस मशीन के सबसे बुनियादी पुर्जे यानी मानसून शब्द से ही शुरू करते हैं। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि मानसून आ गया। जी। लेकिन जो स्रोत हमने देखे उसमें एक दिलचस्प बात थी कि ये शब्द मानसून दरअसल अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है मौसम। हाँ, और ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि हम किसी स्थायी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मौसमी घटना की बात कर रहे हैं। मौसम विज्ञान में इसे मुख्य रूप से हिंद महासागर और विशेषकर अरब सागर के ऊपर हवाओं के मौसमी बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मौसमी बदलाव या सीजनल रिवर्सल असल में होता कैसे है? इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा भारत की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। भारत मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं। एकदम सही। अब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं कोई आम हवाएं नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के वायुमंडल का एक स्थायी हिस्सा है जो पूरे साल लगातार बिना रुके एक ही दिशा में चलती रहती हैं। तो जो मानसून हम देखते हैं वो दरअसल इन स्थायी हवाओं के पैटर्न में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। बिल्कुल, जब गर्मी बढ़ती है तो जमीन का तापमान समुद्र के तापमान से ज्यादा हो जाता है। इस तापमान के अंतर के कारण हवाओं का दबाव बदलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत बड़े कमरे में लगा हुआ एक विशाल एग्जॉस्ट फैन जो आमतौर पर एक दिशा में घूम रहा था। हाँ, और वो अचानक मौसम बदलने पर अपनी दिशा पूरी तरह से पलट दे। दिशा का ये बदलाव अपने साथ अरब सागर से भारी मात्रा में नमी खींचकर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ले आता है। ये एग्जॉस्ट फैन वाला उदाहरण काफी सटीक है। अब अगर हम सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय वर्षा के आंकड़ों पर आएं, नेशनल प्रेसिपिटेशन बेसलाइंस, हाँ वही, तो मुझे इसमें दो बहुत ही भारी भरकम आंकड़े मिले हैं। पहला ये कि भारत में कुल वार्षिक वर्षा की मात्रा 1194 मिलीमीटर दर्ज की गई है। 1194 mm। और दूसरा, कुल उत्पन्न वर्षा की मात्रा या टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम का आंकड़ा 400 MHM यानी मिलियन हेक्टेयर मीटर बताया गया है। ये वाकई एक अकल्पनीय मात्रा है। 1194 मिलीमीटर तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर कितना पानी होता है? इसे इस तरह से देखिए कि अगर हम पूरे भारत के क्षेत्रफल को एक समतल मैदान मान लें और उस पर 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी फैला दें तो पूरे देश में घुटनों तक पानी भर जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा पानी है। जी, ये हमारी पूरी कृषि और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। लेकिन इन दोनों आंकड़ों के साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ी हुई है, जहां अक्सर छात्र परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। आप बरसाती दिन या रेनी डे की परिभाषा की बात कर रही हैं?
बिल्कुल, इसकी सटीक वैज्ञानिक परिभाषा। आम बोलचाल में तो अगर थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो जाए तो लोग उसे बरसात का दिन कह देते हैं। लेकिन मौसम विज्ञान के मानक बहुत सख्त होते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार एक रेनी डे केवल तभी माना जाएगा जब 24 घंटे की एक विशिष्ट अवधि में कम से कम 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो। मतलब अगर दिन भर बादल छाए रहें, थोड़ी बहुत फुहार पड़े और कुल बारिश 2.4 मिलीमीटर ही रह जाए तो उसे आधिकारिक तौर पर बरसाती दिन घोषित नहीं किया जाएगा। कमाल है। और इसी सख्त परिभाषा के आधार पर भारत में ऐसे आधिकारिक बरसाती दिनों का राष्ट्रीय औसत प्रतिवर्ष 130 दिन मापा गया है। यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। साल में 365 दिन होते हैं और उसमें से औसतन केवल 130 दिन ही मौसम विज्ञान के हिसाब से रेनी डे होते हैं। जी, यह आंकड़ा यह समझने के लिए काफी है कि हमारी पूरी कृषि व्यवस्था इन 130 दिनों पर कितनी गहराई से निर्भर करती है। अब इस पूरे बारिश को लाने वाला जो सबसे बड़ा हीरो है, जो इस पूरे सिस्टम का मुख्य इंजन है, वो है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। मौसम विज्ञान में इसे वर्षा की ग्रैंड अवधि या ग्रैंड पीरियड के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसके पीछे का कारण भी बहुत ठोस है। भारत की कुल वर्षा का 75% से अधिक हिस्सा केवल इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। इसी वजह से इसे भारत का प्राथमिक हाइड्रोलॉजिकल इंजन कहा जाता है। लेकिन परीक्षा के लिए जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है इसकी क्रोनोलॉजी और इसकी गति। बिल्कुल, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। इसका एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल होता है। इसकी शुरुआत, जिसे हम ऑनसेट कहते हैं, आमतौर पर 1 जून को केरल के तट से होती है, भारत के दक्षिणी सिरे से। हाँ, वहां से ये धीरे धीरे पूरे देश की ओर बढ़ता है और मध्य जुलाई तक ये अपने चरम पर पहुंच जाता है, यानी पीक पर। मध्य जुलाई वो समय है जब ये पूरे भारतीय भूभाग को कवर कर लेता है। इसके बाद इसकी वापसी होती है, जिसे विड्रॉल कहा जाता है। और ये वापसी 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है। सही कहा। और 15 अक्टूबर तक ये पूरे देश से पूरी तरह वापस लौट जाता है। 1 जून से शुरुआत और 15 अक्टूबर तक वापसी। लेकिन इस बीच नोट्स में इसकी गति को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। इस दक्षिण पश्चिम मानसून की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा? मतलब अगर कोई शहर में अपनी गाड़ी आराम से चला रहा हो तो मानसून बिल्कुल उसी गति से पूरे देश में आगे बढ़ता है। ये तथ्य बीपीएससी के लिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। लेकिन एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये मानसून पूरे भारत को कवर कर रहा है और 75% पानी दे रहा है, तो क्या ये हर राज्य में एक बराबर बारिश करता है? यहीं पर भारतीय भूगोल अपनी जटिलता दिखाता है। ये मानसून पूरे देश में एक समान रूप से नहीं बरसता। इसमें भारी क्षेत्रीय असमानताएं या रीजनल डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर है। जब पूरा देश इस ग्रैंड पीरियड के दौरान भारी बारिश का आनंद ले रहा होता है, तब जम्मू और कश्मीर में बारिश का संकेंद्रण केवल 35 से 50% तक ही सीमित रहता है। यानी वहां इस दौरान पानी की पूरी जरूरत पूरी नहीं हो पाती। जी। इसी तरह अगर हम भारत के एकदम दक्षिणी हिस्से की बात करें तो तमिलनाडु का मामला तो और भी अनोखा है। तमिलनाडु का मामला वाकई हैरान करता है। स्रोत बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु में सबसे कम बारिश होती है, केवल 20 से 40%। जी बिल्कुल। मतलब जब मुंबई और दिल्ली बारिश में डूब रहे होते हैं, तब चेन्नई लगभग सूखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भारत का प्रायद्वीपीय आकार है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं हिंद महासागर से आती हैं और भारत के दक्षिणी सिरे से टकराती हैं, तो ये विशाल भूभाग उन हवाओं को 2 अलग-अलग शाखाओं में बांट देता है। बाइफर्केशन? हाँ, और इन दोनों शाखाओं का योगदान बिल्कुल अलग-अलग है। उन 2 शाखाओं के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली है अरब सागर शाखा, अरेबियन सी ब्रांच। ये सबसे मजबूत शाखा है ना? जी, यह दक्षिण पश्चिम मानसून का अकेले 80% योगदान देती है, जो मात्रा में लगभग 770 मिलीमीटर वर्षा के बराबर बैठता है। और ये शाखा पश्चिमी घाट से टकराते हुए उत्तर की ओर दिल्ली की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल। और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये शाखा बाकी 20% का योगदान देती है, जो लगभग 340 मिलीमीटर के बराबर है। अच्छा।
यह शाखा भारत के पूरी तट के समानांतर चलते हुए बंगाल की खाड़ी से और अधिक नमी उठाती है और फिर असम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ ऊपर की ओर बढ़ती है। और इन दोनों शाखाओं का ये अनुपात 80% और 20% और इनका 770 मिमी और 340 मिमी का आंकड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जब अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है तो वो सारा पानी उस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी हिस्से में गिरा देती है और तमिलनाडु, जो इसके वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आता है, वो सूखा रह जाता है। तो ये तो हो गई बारिश के उस ग्रैंड पीरियड की बात जो 1 सितंबर से वापस जाना शुरू कर देता है। लेकिन मौसम विज्ञान की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 अक्टूबर तक जब दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग पूरे देश से विदा हो जाता है, तब एक नया चरण शुरू होता है, उत्तर पूर्व मानसून, जिसे आधिकारिक रूप से लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से ये लौटता हुआ मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही ये भारत की कुल वार्षिक वर्षा में केवल लगभग 15% का योगदान देता है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए ये जीवनदान है। इसकी समय सीमा लगभग 15 अक्टूबर से शुरू होती है और दिसंबर के मध्य तक ये प्रणाली पूरी तरह से शांत हो जाती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसका भौगोलिक प्रभाव पूरे भारत में नहीं होता। जियोग्राफिक फुटप्रिंट जी, ये मुख्य रूप से केवल दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित रहता है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हाँ, और कर्नाटक के कुछ हिस्से। ये वही समय है जब प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि कैसे तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सूखा रह गया था, पूरी तरह से भर देता है। तमिलनाडु को अपनी सबसे अधिक वार्षिक वर्षा इसी विशेष मॉनसून चरण के दौरान प्राप्त होती है, जो कि 600 से 800 मिलीमीटर के बीच होती है। जी, इसके पैटर्न को याद रखना बीपीएससी के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर हम इस लौटते हुए मॉनसून से प्राप्त वर्षा की मात्रा के क्रम को देखें तो सबसे ज्यादा फायदा तमिलनाडु को मिलता है। इस क्रम में तमिलनाडु सबसे आगे है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है और फिर अंत में कर्नाटक के कुछ हिस्सों को इसका लाभ मिलता है। तो क्रम हुआ तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक। ये क्षेत्रीय जलवायु व्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एकदम सही। अब तक हमने गर्मियों में आने वाले मॉनसून और सर्दियों से ठीक पहले लौटते हुए मॉनसून की बात की, लेकिन अब भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी दिलचस्प है कि सर्दियों के बीचों बीच भी एक खास तरह की मौसम प्रणाली काम करती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये प्रणाली सच में हैरान करने वाली है, क्योंकि हमारे देश या हमारे आसपास के समंदर में पैदा ही नहीं होती है। ये मौसम विज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। इसके मैकेनिक्स यानी कार्यप्रणाली की बात करें तो इसे सतह के ऊपर हवा में एक कम दबाव या चक्रवाती परिसंचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, लो प्रेशर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जी, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी के आसपास यानी पश्चिमी देशों की तरफ होती है। वहां से ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में यात्रा करना शुरू करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये अंततः हमारे हिमालय पर्वतों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर की ओर बढ़ता है। और ये सिर्फ पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं करता, बल्कि इसका कृषि पर जो प्रभाव पड़ता है वो इसे हमारे स्रोतों का एक स्टार टॉपिक बनाता है। बिल्कुल। दिसंबर से लेकर मार्च के बीच ये उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में जो बारिश लाता है वो रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर गेहूं के लिए। ये किसी जादुई टॉनिक से कम नहीं है। अगर हम इसे कृषि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो ये सर्दियों की बारिश वास्तव में एक वरदान है। जब दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में गेहूं की फसल को विकास के लिए पानी की जरूरत होती है, तब ये पश्चिमी विक्षोभ बिना किसी सिंचाई प्रणाली के सीधा खेतों में पानी पहुंचाता है। जी, और इसी वरदान का एक स्थानीय नाम है जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्थान में इस सर्दियों की बारिश को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। माउट शब्द को तो बिल्कुल हाईलाइट करके दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये अक्सर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ये तो पक्का पूछा जा सकता है। तो चलिए, भारत के अंदर की हवाओं और भूमध्य सागर से आने वाले विक्षोभ की तो बात हो गई, लेकिन स्रोतों के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरी दुनिया का मौसम तय करते हैं, जिन्हें वैश्विक मॉड्यूलेटर्स या ग्लोबल मॉड्यूलेटर्स कहा गया है। जी, वैश्विक मॉड्यूलेटर ये साबित करते हैं कि पृथ्वी का जलवायु तंत्र पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
दुनिया के एक कोने में होने वाली घटना कैसे दूसरे कोने के मौसम को तबाह कर सकती है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है एल नीनो। दी एल नीनो फिनोमिनन। ये कोई हवा नहीं है बल्कि एक समुद्री घटना है। ये मध्य दिसंबर के दौरान समुद्र के तापमान में होने वाली एक असामान्य वृद्धि है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट से होती है। पेरू का तट भारत से तो हजारों किलोमीटर दूर है। वहां अगर समंदर का पानी गर्म हो भी रहा है तो उसका भारतीय मानसून पर इतना असर क्यों पड़ता है? क्योंकि जब पेरू के तट पर समुद्र का विशाल हिस्सा गर्म होने लगता है तो वो पूरी दुनिया के वायुमंडलीय दबाव और हवाओं के चक्र को बाधित कर देता है। हवाएं हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती हैं। पेरू में गर्मी बढ़ने से वहां निम्न दबाव बन जाता है और जो हवाएं भारत की तरफ आनी चाहिए थी वो उस तरफ खींचने लगती हैं। ओहो। इसका भारतीय मानसून की गतिशीलता पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेगेटिवली प्रभावित करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के इंजन को कमजोर कर देता है। बिल्कुल। नतीजतन जब एल नीनो साल होता है तो भारत के कई राज्यों में बारिश कम होती है, शुष्क मौसम रहता है और भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ये एक बहुत ही डरावना कनेक्शन है। लेकिन प्रकृति में हमेशा एक संतुलन होता है। अगर एल नीनो बुरा प्रभाव डालता है तो उसका एक विपरीत रूप भी है, जिसे ला नीना कहा जाता है। द ला नीना फिनोमिनन। ला नीना को एल नीनो का ठीक मौसम संबंधी विपरीत माना जाता है, एग्जैक्ट मेटियोरोलॉजिकल ऑपोजिट। तो अगर एल नीनो में पानी गर्म हो रहा था तो ला नीना में पानी ठंडा होता होगा? बिल्कुल। ला नीना की विशेषता है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडे समुद्र की सतह का तापमान। सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। जी। जब ये पानी असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है तो हवाओं का दबाव फिर से बदलता है, लेकिन इस बार ये भारत के पक्ष में होता है। जी। ला नीना भारतीय मानसून को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पॉजिटिवली। इसके सक्रिय होने पर हवाएं तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। अबव नॉर्मल रेनफॉल। इसे याद रखने का तरीका बहुत सीधा है। जी। एल नीनो मतलब नेगेटिव प्रभाव और सूखा, और ला नीना मतलब पॉजिटिव प्रभाव और भरपूर बारिश। बिल्कुल सरल तरीका है। अब जब हम भरपूर बारिश और इतने सारे पानी के वॉल्यूम की बात कर ही रहे हैं तो नोट्स में एक आखिरी अवधारणा है, चरम हाइड्रोलॉजिकल उपयोग, पीक हाइड्रोलॉजिकल यूटिलाइजेशन। ये बहुत ही अहम बिंदु है। 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी गिरता है जी। लेकिन भारत की कौन सी नदी है जो इस मानसूनी वर्षा के अधिकतम प्रवाह का सबसे कुशलता से उपयोग करती है? इसका स्पष्ट उत्तर है हमारी गंगा नदी। भारत की तमाम बड़ी नदी प्रणालियों में से गंगा बेसिन ही वो भौगोलिक संरचना है जो इस मानसूनी वर्षा के पानी का सबसे बड़ा हिस्सा एकत्रित करती है और पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए उसका अधिकतम हाइड्रोलॉजिकल उपयोग सुनिश्चित करती है। ये पूरी कृषि बेल्ट इसी नदी प्रणाली और मानसून के इस सटीक तालमेल पर टिकी है। तो आज की इस चर्चा में हमने भारतीय जलवायु की पूरी कहानी को डिकोड किया है। चलिए परीक्षा के लिए इन सारे मोतियों को एक बार तेजी से समेट लेते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि मानसून शब्द मौसीम से आया है और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का रिवर्सल है। 1194 मिमी की वार्षिक वर्षा, 400 MHA का कुल वॉल्यूम और 2.5 मिमी बारिश वाले 130 बरसाती दिन। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। हमारा मुख्य इंजन दक्षिण पश्चिम मानसून है जो 75% बारिश लाता है, जिसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 2 शाखाओं में बढ़ता है, अरब सागर जो 80% लाता है और बंगाल की खाड़ी शाखा जो 20% लाती है। और जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु इस दौरान पीछे छूट जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु को लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से 600 से 800 मिमी बारिश मिल जाती है। जी। फिर हमने भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ को देखा, जिसे राजस्थान में मावट कहा जाता है और जो रबी फसलों के लिए अमृत है। और अंत में हमने पेरू के तट से उठने वाले एल नीनो के सूखे वाले प्रभाव और ला नीना की झमाझम बारिश को समझा, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग गंगा नदी करते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक सारांश है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लेकर एल नीनो जैसे वैश्विक कारकों तक सब एक जटिल मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं और इन सारे स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उभरकर सामने आता है। वो क्या है? स्रोतों के आधार पर ये तो स्पष्ट है कि गंगा नदी अधिकतम वर्षा जल का उपयोग करती है और एल नीनो और ला नीना पूरे मानसून को बदलते हैं।
ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण अगर वैश्विक मॉड्यूलेटर्स के पैटर्न में और अधिक अस्थिरता आती है, तो क्या ये गंगा के मैदानी इलाकों के पूरे कृषि और आर्थिक ढांचे को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा?